नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से YouTube चैनल पर। इससे पहले कि हम आज की चर्चा में आगे बढ़ें, एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और हाँ, इस पूरी क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं 13 जनवरी 2026 की। देखिए, आज हम सिर्फ हेडलाइंस पर नहीं रुकेंगे। हम हर एक खबर की तह तक जाएंगे, उसकी पीछे की वजह, उसके असल मायने और भविष्य पर उसके असर को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक डीप डाइव है, एक मास्टर क्लास, जहां हम हर विषय की गहराई में उतरेंगे। तो आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस की दुनिया में चलेंगे। फिर भारतीय राजव्यवस्था के एक बहुत ही अहम पद को गहराई से समझेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया की सैर करेंगे। खेल और संस्कृति की ताज़ा खबरों पर भी नज़र डालेंगे। और आखिर में कुछ ज़रूरी नियुक्तियों के साथ आज का सेशन खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस। एक ऐसा मैदान जहां हर कदम, हर फैसला बहुत ही अहम होता है, क्योंकि इसका सीधा असर देश की सुरक्षा और दुनिया भर में उसके रिश्तों पर पड़ता है। ये खबर सिर्फ एक नियुक्ति की खबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। आपको याद होगा, करीब 5 साल पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तो भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर अपने लोगों को वहां से निकाला था। तब से भारत की पॉलिसी वेट एंड वॉच की रही है। अब तालिबान का भारत में अपना पहला डिप्लोमेट भेजना ये दिखाता है कि वो भारत के साथ रिश्ते सामान्य करना चाहते हैं। अब भारत के लिए ये एक मुश्किल सिचुएशन है। एक तरफ सुरक्षा की चिंताएं हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लोगों तक मदद पहुंचाने और उस पूरे क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है। डिप्लोमेटिक रिश्ते तो एक बात है, लेकिन देशों के बीच असली ताकत और भरोसा तब दिखता है जब वो मिलकर मिलिट्री पार्टनरशिप करते हैं। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण हमें हाल ही में हिंद महासागर में देखने को मिला। दक्षिण अफ्रीका ने विल फॉर पीस 2026 नाम का एक नेवल एक्सरसाइज होस्ट किया। देखिए, इसका मकसद सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों यानी सी रूट्स की सुरक्षा पक्की करना था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें ब्रिक्स देशों ने एक साथ हिस्सा लिया। यह अपने आप में एक बड़ा संकेत है। ये हैं ब्रिक्स के सदस्य देश: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो जब ये देश मिलकर सैन्य अभ्यास करते हैं, तो ये पूरी दुनिया को एक मैसेज देता है कि वो अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है, पर देश की सुरक्षा की जो पहली दीवार होती है, वो उसकी अपनी घरेलू रक्षा क्षमता होती है। तो चलिए अब समुद्र से आसमान की ओर चलते हैं और देखते हैं कि भारत अपनी हवाई सुरक्षा को कैसे मजबूत बना रहा है। और ये है मिशन सुदर्शन चक्र। नाम से ही इसकी ताकत का अंदाजा लग जाता है ना? देखिए, आज की लड़ाई का तरीका बदल चुका है। अब खतरा सिर्फ फाइटर जेट्स या मिसाइलों से नहीं है, बल्कि छोटे, सस्ते और झुंड में हमला करने वाले ड्रोन से भी है। मिशन सुदर्शन चक्र इन्हीं नए जमाने के खतरों से निपटने के लिए बनाया गया एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस शील्ड है, जो हमारी S-400 जैसी पावरफुल मिसाइल सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। इस पूरे मिशन का जो दिल है, वो है CUAS, यानी काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। अब ये कोई एक डिवाइस नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है। इसमें रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, कैमरास, ये सब मिलकर दुश्मन के ड्रोन का पता लगाते हैं और फिर जैमर या लेजर जैसे हथियारों से उसे हवा में ही मार गिराते हैं। आज के जमाने की जंग में, जहां ड्रोन एक गेम चेंजर बन गए हैं, CUAS टेक्नोलॉजी का होना किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी है। तो अब आते हैं हमारे आज के डीप डाइव पर। हम भारतीय शासन व्यवस्था की सबसे शक्तिशाली कुर्सी यानी प्रधानमंत्री के पद को समझने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत करते हैं एक ऐसे नारे से जो आज भी हम सब के दिलों में है: जय जवान जय किसान। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरी विचारधारा है। ये हमें भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की याद दिलाता है, जिनकी पुण्यतिथि हाल ही में 11 जनवरी को थी। उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा, लेकिन 1965 की जंग और उस वक्त के भयंकर सूखे जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने देश को एक नई राह दिखाई। तो सवाल ये है कि भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रधानमंत्री का असली रोल क्या होता है? देखिए, हमारे संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। देश के जितने भी बड़े फैसले हैं, नीतियां हैं, कानून हैं, वो सब प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ही तय करती है। इसलिए उन्हें रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी कहा जाता है।
अच्छा, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती कैसे है? इसकी पूरी प्रक्रिया हमारे संविधान के आर्टिकल 75 में बताई गई है। सबसे पहला कदम, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। पर यह उनकी पर्सनल चॉइस नहीं होती। वो सिर्फ उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जिसे लोकसभा में यानी जनता के चुने हुए सदन में बहुमत का समर्थन हासिल हो। और एक शर्त और है कि अगर कोई व्यक्ति नियुक्ति के समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी ही पड़ती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो भी एक जरूरी फैक्टर है। अगर कोई लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 साल है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यही उम्र चाहिए। और अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है तो ये 30 साल है। राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स या उच्च सदन भी कहते हैं, इसलिए यहाँ आयु सीमा ज्यादा रखी गई है। अब अगर हम कार्यकाल की बात करें तो ये चार्ट एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लगभग 17 साल तक इस पद पर रहे, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी के करीब 16 साल के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है और अब वो भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस तरह के लंबे कार्यकाल अक्सर देश में राजनीतिक स्थिरता का संकेत देते हैं। चलिए अब राज व्यवस्था से आगे बढ़कर भविष्य की ओर चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर। एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटा सा आइडिया भी पूरी दुनिया को बदल सकता है। तमिलनाडु ने एक बहुत ही शानदार और जरूरी कदम उठाया है। वो देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए एक खास पॉलिसी लॉन्च की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डीप टेक क्या भला है? ये आपके नॉर्मल ऐप बेस्ड स्टार्टअप्स नहीं है। ये वो कंपनियां हैं जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग रिसर्च पर आधारित होती हैं और बहुत ही मुश्किल समस्याओं का समाधान निकालती हैं। और ये सिर्फ कागज पर बनी कोई पॉलिसी नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने इस पहल को सपोर्ट करने के लिए शुरुआती 100 करोड़ रुपए का एक फंड भी बनाया है। इस फंड का मकसद ऐसे 100 स्टार्टअप्स को ढूंढना और उन्हें सपोर्ट करना है जिनमें भारत की बड़ी-बड़ी चुनौतियों को हल करने की क्षमता हो। ये पॉलिसी भविष्य के सेक्टर्स पर फोकस करेगी। आप देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये वो तकनीकें हैं जो आने वाले समय में हर इंडस्ट्री का चेहरा बदल देंगी। तमिलनाडु की ये पहल इन क्षेत्रों में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब जरा टेक्नोलॉजी की गंभीर बातों से ब्रेक लेते हैं और खेल और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं, जहां हर रोज जुनून और टैलेंट की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL का चौथा सीजन मुंबई में शुरू हो चुका है। ये लीग भारत में महिला क्रिकेट के लिए एक क्रांति साबित हुई है। इसने न सिर्फ खिलाड़ियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, बल्कि करोड़ों फैंस को भी जोड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 3 सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम 2 बार चैंपियन बनी है, जो इस लीग में उनकी डोमिनेंस को दिखाता है। क्रिकेट के अलावा दीव में दूसरे खेलो इंडिया बीच गेम्स भी अभी खत्म हुए हैं। इस बार कर्नाटक ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मेडल टैली में टॉप किया है। पिछले साल के विजेता मणिपुर थे। खेलो इंडिया जैसी पहल देश में जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें तराशने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। यहाँ हम कुछ बड़े संस्थानों में हुए लीडरशिप बदलावों पर एक नज़र डालेंगे और फिर आज के सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। हाल ही में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां हुई हैं। A.K. बालसुब्रमण्यम को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है, जो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की सेफ्टी देखता है। वहीं दिनेश कुमार त्रिपाठी ने इंडियन नेवी के नए चीफ के तौर पर पदभार संभाला है। ये सभी नियुक्तियां इन संस्थानों की आने वाली दिशा को तय करेंगी। और आज के इस मास्टर क्लास को खत्म करने से पहले एक सवाल आपके लिए। हाल ही में जर्मनी के चांसलर ने भारत का दौरा किया था। क्या आपको उनका नाम पता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। हमारे साथ जुड़ने और हर विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और ऐसे ही डीप डाइव के साथ वापस आएंगे।